नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम बात करेंगे हमारी इस दुनिया की, जो कभी-कभी थोड़ी सी बिखरी हुई और अव्यवस्थित सी लगती है ना? हमारे आसपास इतनी सारी चीजें मौजूद हैं, जिनके रंग, रूप और आकार एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अब आदि मानव के जमाने से ही इंसान के लिए इन चीजों को समझना, औजार बनाना और इस पूरी अव्यवस्था को सुलझाना बहुत जरूरी रहा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस बात पर गहराई से चर्चा करते हैं कि विज्ञान कैसे इस पूरी उलझन को सुलझाता है और हमें चीजों को देखने का एकदम साफ नजरिया देता है। तो आज की हमारी इस चर्चा के मुख्य बिंदु कुछ इस तरह होंगे। पहला, हमारे चारों ओर की वस्तुएं। दूसरा, पदार्थों के गुण। तीसरा, विलेय, अविलेय और तैरना। चौथा, पारदर्शिता यानी आर पार देखना। और पांचवा, हम समूह क्यों बनाते हैं। ये रूपरेखा हमें एकदम बुनियादी सवाल से लेकर वैज्ञानिक वर्गीकरण के उस शानदार समाधान तक ले जाएगी। भाग 1, हमारे चारों ओर की वस्तुएं। देखिए, किसी भी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्रॉब्लम को स्पष्ट रूप से समझना पड़ता है। तो आइए यहीं से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि असल में हमारे आसपास किस तरह की चीजों का साम्राज्य है। अब जरा यहाँ देखें, इसमें अलग अलग आकृतियों, रंगों और सामग्रियों की कितनी भारी, बल्कि सच कहा जाए तो हैरान करने वाली वैरायटी मौजूद है। खिलौनों से लेकर ताले, चाबियां, मोबाइल फोन और दस्ताने तक, ये सब बिल्कुल अलग अलग पदार्थों से बने हैं, जैसे प्लास्टिक, धातु, कांच या फिर कपड़ा। सच कहूं तो यही वो सबसे बड़ी पहेली है जिसे हमें सुलझाना है। भाग 2, पदार्थों के गुण। अब इतनी भारी अव्यवस्था को समझने के लिए हमें थोड़ा जासूसों की तरह सोचना होगा। हमें इन सामग्रियों के एकदम बुनियादी गुणों की जांच करनी होगी, क्योंकि कोई भी वस्तु किस चीज से बनेगी ये पूरी तरह से उसी पदार्थ के गुणों पर निर्भर करता है। अब भारी भरकम वैज्ञानिक तथ्यों पर जाने से पहले जरा इस बहुत ही मजेदार सिचुएशन के बारे में सोचिए। क्या हो अगर कोई पूरी तरह से कपड़े के बने ग्लास में पानी रोकने की कोशिश करे। है ना एकदम हास्यास्पद विचार। किसी भी तरल पदार्थ को रोकने के लिए कपड़े का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी समझदारी का काम नहीं हो सकता। और ये बात यहाँ बिल्कुल साफ नजर आ रही है। ये विजुअल हमें तुरंत बताता है कि किसी भी सामग्री के गुण, जैसे कि क्या वो पानी को रोक सकती है, यही तय करते हैं कि उसका इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाए और किसके लिए नहीं। जाहिर है, पानी रखने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक या धातु जैसी चीज चाहिए, कपड़े की नहीं। अगर हम ध्यान दें तो औजार बनाने का पूरा मानव इतिहास इसी समझ पर टिका हुआ है। तो चलिए गुणों की ये जांच शुरू करते हैं चीजों की दिखावट यानी उनके बाहरी रूप से। यहाँ हम उन सामग्रियों के बीच एक बहुत ही साफ अंतर देख सकते हैं, जिनमें अपनी प्राकृतिक चमक या द्युति होती है, जैसे लोहा, तांबा या सोना। और दूसरी तरफ वो चीजें हैं जो हवा और नमी के प्रभाव की वजह से अपनी चमक खो देती हैं और एकदम खुरदरी या निष्प्रभ दिखने लगती हैं। इसीलिए धातुओं की वो असली चमक अक्सर उनके ताजे कटे हुए हिस्सों पर ही सबसे अच्छी तरह दिखाई देती है। अब बात करते हैं भौतिक प्रतिरोध की, जो हमें एक और बहुत ही स्पष्ट श्रेणी देता है, और वो है कठोरता बनाम कोमलता। ये बहुत ही सिंपल है। लकड़ी या लोहे जैसी चीजों को दबाना या उन पर खरोंच लगाना काफी मुश्किल है ना? इसलिए वो कठोर हैं। लेकिन दूसरी तरफ रुई या स्पंज को हम बहुत ही आसानी से दबा सकते हैं, तो वो कोमल है। ये एक बहुत ही बुनियादी लेकिन कमाल का वर्गीकरण है। भाग 3, विलय, अविलय और तैरना। चलिए अब अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये सामग्रियां हमारी पृथ्वी के सबसे जरूरी तरल पदार्थ यानी पानी के साथ कैसे संपर्क करती हैं। ये जानना सच में बहुत रोमांचक है कि अलग-अलग चीजें पानी में कैसा बर्ताव करती हैं। अब ये आंकड़े एकदम साफ कर देते हैं कि जब ठोस पदार्थ पानी से मिलते हैं तो असल में क्या होता है। ये उन्हें दो बहुत ही स्पष्ट श्रेणियों में बांट देता है, घुलनशील और अघुलनशील। नमक और चीनी को देखिए, वो पानी में पूरी तरह से गायब हो जाते हैं, जिन्हें हम विलेय कहते हैं। लेकिन रेत या लकड़ी के बुरादे को अब कितना भी मिला लें, वो पानी में नहीं घुलते, इसलिए वो अविलेय हैं। और ये बात यहाँ देखकर तुरंत समझ में आ जाती है। आप देख सकते हैं कि कैसे रेत जैसा अघुलनशील ठोस पदार्थ पानी में घुलने के बजाय बड़ी ही हठपूर्वक गिलास की तली में जाकर बैठ गया है, जबकि दूसरे गिलास में जो पदार्थ डाला गया था वो पानी में पूरी तरह से विलीन हो चुका है।
ठीक है, अब जरा तरल पदार्थों वाले इस डेटा पर नजर डालते हैं। ये हमें बताता है कि सारे तरल पदार्थ पानी में नहीं घुलते। सिरका और नींबू का रस तो पानी में बहुत ही भली-भांति मिल जाते हैं, लेकिन सरसों का तेल या केरोसिन जैसे कुछ तरल पदार्थ पानी में मिलने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं और अपनी एक पूरी तरह से अलग परत बना लेते हैं। ये देखिए, यहाँ दूसरे बीकर में एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि तेल ने पानी के ऊपर अपनी एक अलग ही सीमा परत बना ली है, वो उसमें बिल्कुल नहीं घुला। ये तुलना हमें एकदम साफ दिखाती है कि एक तरल पदार्थ जो पानी के साथ घुल मिल जाता है वो कैसा दिखता है, और दूसरा जो घुलने से साफ मना कर देता है वो कैसा बर्ताव करता है। अब घुलने मिलने से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पानी में चीजों के तैरने या डूबने का अवलोकन, जिसे हम प्लवनशीलता भी कहते हैं। यह हमें चीजों को बांटने का एक और बहुत ही आसान तरीका देता है। इस शानदार इमेज में हम देख सकते हैं कि कैसे एक सूखी पत्ती या लकड़ी का टुकड़ा पानी की सतह पर तैर रहे हैं, जबकि सिक्के और धातु की चाबी जैसी भारी चीजें सीधी जाकर तल पर डूब गई हैं। पानी के साथ पदार्थों का ये व्यवहार सच में बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 4, पारदर्शिता यानी आर पार देखना। हमारी जांच का अगला और आखिरी गुण प्रकाश और विजिबिलिटी से जुड़ा है। और सच मानिए, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आता है। लुका छिपी के खेल से लेकर दुकान के जार तक ये गुण हर जगह मौजूद है। ये 3 सटीक वैज्ञानिक शब्द बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि कोई भी सामग्री अपने अंदर से रोशनी को कैसे गुजरने देती है। पहली, पारदर्शी वस्तुएं, जिनके आर पार एकदम साफ देखा जा सके, जैसे कि कांच। दूसरी, अपारदर्शी, जिनसे बिल्कुल भी ना देखा जा सके, जैसे कि लकड़ी। और तीसरी होती हैं पारभासी चीजें, जिनसे देखा तो जा सकता है लेकिन पूरी तरह से साफ नहीं, बल्कि आंशिक या धुंधले रूप से। अब इन परिभाषाओं को असल में काम करते हुए देखना बड़ा दिलचस्प है। यहाँ बिल्कुल साफ है कि जब दृश्यता पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए, या जब ये थोड़ी धुंधली हो जाए, या फिर जब ये एकदम शीशे की तरह स्पष्ट हो, तो वो कैसा दिखता है। चीजों के सही वर्गीकरण के लिए इन तीनों अवस्थाओं को समझना बहुत जरूरी है। अब जरा इस मजेदार थॉट एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचिए। ये साबित करता है कि ये गुण सिर्फ निर्जीव चीजों पर ही नहीं, बल्कि हर एक चीज पर लागू होते हैं। अगर आप किसी अंधेरे कमरे में अपनी हथेली के पीछे टॉर्च चलाएंगे तो रोशनी आंशिक रूप से गुजरती हुई दिखेगी। इसका मतलब है कि इंसानी त्वचा भी कुछ खास परिस्थितियों में पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट गुण दिखा सकती है ना कमाल की बात। ये सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। भाग 5, हम समूह क्यों बनाते हैं। तो अब जब हमने गुणों की इतनी गहरी जांच पड़ताल कर ली है, तो इसका अंतिम चरण ये समझना है कि इस पूरी साइंटिफिक छंटाई का असली मकसद क्या है। आखिर हम इतनी मेहनत करके वस्तुओं के समूह बनाते ही क्यों हैं? असल जिंदगी में इसका एक बहुत ही शानदार इस्तेमाल हम रोज देखते हैं। एक दुकानदार को ही ले लीजिए, वो जानबूझकर कांच या प्लास्टिक जैसे पारदर्शी डिब्बों का इस्तेमाल करता है। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि जो लोग सामान खरीदने आएं, वो बाहर से ही अंदर रखे बिस्कुट या मिठाइयों को आसानी से देख लें, उन्हें हर डिब्बा खोलकर ना देखना पड़े। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो हम वर्गीकरण करते हैं, ये सिर्फ किताबों तक सीमित कोई वैज्ञानिक अभ्यास नहीं है। ये हमारी जिंदगी में भारी सुविधा और संगठन लाता है। चीज़ों को उनके गुणों के हिसाब से समूहित करने से हम उन्हें आसानी से ढूंढ सकते हैं, उनके गुणों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, भविष्य के लिए उन गुणों में किसी भी तरह के पैटर्न को आसानी से पहचान सकते हैं। इस चर्चा को खत्म करते हुए एक विचार पर गौर करना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, दुनिया को इस तरह से वर्गीकृत करना इतना मायने क्यों रखता है? अगर हमारे आसपास की चीज़ों को उनके गुणों के आधार पर कभी छाटा ही नहीं गया होता, तो हमारी रसोई, हमारी दुकानें और यहाँ तक कि इस पूरे समाज की दैनिक कार्य प्रणाली कितनी अराजक और उथल-पुथल भरी हो जाती। ये जो हमें एक बहुत ही साधारण सा संगठन लगता है, असल में यही वो बेहद महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण है जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है। इसी गहरे और विचारणीय सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं।